हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो की थी ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमने देख लिया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोला जाता है। ऑस्मोसिस के बाद हमने ऑस्मोटिक प्रेशर भी देख लिया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसके लिए हमने फॉर्मूले भी डिराइव कर लिए थे। तो आज हम देखने वाले हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑस्मोसिस के, और उसके बाद हम देखने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो फर्स्ट है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब ये होते क्या है? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो देखते हैं क्या होते हैं। द टू सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे? जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इक्वल होंगे, तो उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की एक और मेन प्रॉपर्टी होती है कि द आइसोटोनिक सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर आल्सो हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन। ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया? ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या होती है? उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन होता है, अगर सेम टेम्परेचर पर हम देख रहे हैं तो उनका मोलर कंसंट्रेशन भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर? आइसोटोनिक मीन्स equal osmotic pressure. Solutions having equal osmotic pressure is called isotonic solution, or the isotonic solution at a same temperature also have same molar concentration. तो आपको अगर isotonic solution बोला जाए तो आपके दिमाग में क्विकली आपके ध्यान में आना चाहिए आइसोटोनिक मीन्स उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सेम होगा, और जो उनका मोलर कंसंट्रेशन है वो भी सेम होगा, अगर हम उनके लिए सेम टेम्परेचर पर अगर उन दोनों सॉल्यूशन को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम दो सॉल्यूशन लेते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन का, ठीक, जिसमें से एक सॉल्यूशन है जो हायर कंसंट्रेशन की है और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो लोअर कंसंट्रेशन का है, या आप उसको बोल सकते हैं हायर ऑस्मोटिक प्रेशर और लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। इफ वी हैव सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, देन the solution having higher osmotic pressure is said to be hypertonic solution, and the solution having lower osmotic pressure is called hypotonic solution। ठीक, तो हमने दो सॉल्यूशन लिया, उन दोनों सॉल्यूशन में से दो सॉल्यूशन डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, तो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको आप क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। ओके, जिसका कम होगा उसको आप क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। जनरली क्या होता है, दोनों याद रखते हैं, दोनों मिक्स हो जाती, क्या हाइपरटोनिक क्या हाइपोटोनिक उल्टा उल्टा लिख के आ जाते हैं। तो बेटर ये कि आप एक याद रखिए कि हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे? हाइपरटोनिक मींस जिस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, हाइपरटोनिक क्लियर हो गया, हाइपोटोनिक क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन ह्यूमन बींग्स। तो बायोलॉजिकली क्यों ऑस्मोसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हम ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हम बता सकते हैं, ये देखते हैं। तो जो आपको पता होगा, आपको शायद पता होगा, जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, उस ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड का कंसंट्रेशन होता है 0.9%।
ठीक, उसका कंसंट्रेशन 0.9%, किसके 0.9%, जो सोडियम वाटर होता है ना उसके इक्वल होता है, जो सलाइन वाटर बोलते हैं हम। तो जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका कंसंट्रेशन और जो सलाइन वाटर होता है वो दोनों ही आइसोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक मींस उन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है। ठीक, तो जो ब्लड का प्लाज्मा है, ब्लड फ्लूइड है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी मैंने वेपर प्रेशर बोल दिया था, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो जो ब्लड होता है, ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, उस ब्लड सेल का फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर और जो सलाइन वाटर है जो 0.9% कंसंट्रेशन का होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मींस आइसोटोनिक होते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि ब्लड प्लाज्मा एंड सलाइन वाटर आर आइसोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक, दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। अब आगे देखते हैं, इन केस ब्लड सेल कम इन कॉन्टेक्ट विथ प्योर वाटर। ठीक, अगर ये जो आपका ब्लड सेल है, ये हमारा क्या हो गया, रुकिए रेड कलर ले लेते हैं, ये हो गया ब्लड सेल। ठीक, ये ब्लड सेल किसके कांटेक्ट में आ जाए, वाटर के कांटेक्ट में आ जाए। तो ये जो वाटर होता है इस ब्लड सेल के कंपैरिजन में इसका जो जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वाटर का वो कम होता है। तो ये ब्लड सेल के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। ठीक, हाइपोटोनिक इन नेचर मींस उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होगा, और जो ब्लड सेल्स हैं उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो किस नेचर का हो जाएगा, हाइपरटोनिक नेचर का। ठीक, और ये कितना कंसंट्रेशन होता है ब्लड सेल में, जो फ्लूइड्स भरे होते हैं उसका 0.9% सलाइन वाटर जितना कंसंट्रेशन होता है। अगर ये जो ब्लड सेल्स है वो किसके कांटेक्ट में आ जाए, वाटर के कांटेक्ट में, मींस जो ये ब्लड सेल है वो एक सॉल्यूशन की तरह है। सॉल्यूशन, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। और ये जो प्योर वाटर है आपका वो तो प्योर सॉल्वेंट है ना, उसमें कंसंट्रेशन कम। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होने लगेगा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर में प्योर वाटर है, वो प्योर वाटर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन का, लोअर कंसंट्रेशन, और ये हायर कंसंट्रेशन का। ठीक, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ पास होने लगते हैं, हायर कंसंट्रेशन में। तो जब जो ब्लड सेल्स हैं वो किसी ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं जिसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ब्लड के कंपैरिजन में क्या हो, कम हो, तो मींस उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो लोअर होगा। और इस केस में क्या होने लगेगा कि ये जो ब्लड वाटर है उसमें से ये वाटर फ्लो होके किस में आने लगेगा, ब्लड के अंदर आने लगेगा, और इस वजह से ब्लड जो सेल्स होती हैं उसमें स्वेलिंग आने लगती है। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रैपिडली मूव इनटू द सेल्स व्हिच सेल्स एंड अल्टीमेटली बर्स्ट, दिस कॉल्ड हेमोलाइसिस। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, ब्लड प्लाज्मा, और जो सलाइन वाटर होता है वो आइसोटोनिक होते हैं, मींस उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो भी सेम होता है, और मोलर कंसंट्रेशन जो होता है, और सलाइन वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है, 0.9% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड प्लाज्मा और सलाइन वाटर होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं, दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है, कंसंट्रेशन है वो भी सेम है, कंसंट्रेशन कितना 0.9% सलाइन वाटर जितना। अब अगर यहाँ पर क्या होने लगे, जो ब्लड सेल्स है वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो ब्लड सेल हायर कंसंट्रेशन का हो जाएगा, ब्लड सेल के जो अंदर फ्लूइड है वो हायर कंसंट्रेशन का हो जाएगा, और जो वाटर है वो लोअर कंसंट्रेशन का हो जाएगा, मींस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जो ब्लड है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होने लगेगा, मींस वाटर मॉलिक्यूल्स पास होने लगेंगे। ये जो ब्लड सेल्स है यहाँ पर जो कवरिंग होती है, जो टिश्यू होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, जिससे कि ये जो वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के वो कहाँ जाने लगेंगे, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मींस वाटर
इस ब्लड शेल के अंदर जाने लगेगा, जिससे कि जो ब्लड शेल है वहां पर क्या आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, और अल्टीमेटली वो जब स्वेलिंग ज्यादा हो जाएगी तो वो बर्स्ट हो जाएगा, और ये जो होता है, ये जो प्रोसेस है, इसको बोला जाता है हेमोलाइसिस बोला जाता है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब हम इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं। अगर सिमिलरली इन केस द ब्लड प्लाज्मा comes in contact with solution with higher concentration more than 0.9% or 0.16 and pure NaCl। ठीक, तो अब जो हमारा ब्लड सेल है, देखते एक मिनट, एक सेकेंड, ब्लड सेल बना लेते हैं। ये ब्लड सेल की कवरिंग कर लेते हैं, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पर काम करेगा। ठीक, और ये जो ब्लड सेल है किसी ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाए जिसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा हो, और जिसका कंसंट्रेशन इस ब्लड सेल के फ्लूइड के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। तो अब ब्लड सेल क्या हो गया, जो ये ब्लड सेल है वो लोअर कंसंट्रेशन का हो जाएगा। ठीक, ये ब्लड सेल क्या हो जाएगा अब, लोअर कंसंट्रेशन का। ठीक, और जो जिस भी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया वो क्या है, अगर हायर कंसंट्रेशन का। ठीक, अगर ब्लड सेल किसी ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाए जिसका कंसंट्रेशन ब्लड सेल के कंसंट्रेशन से ज्यादा है, तब क्या होगा वहां पे, ये लोअर कंसंट्रेशन का हो गया ब्लड सेल, जो सॉल्यूशन है वो हायर कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पर फिर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, और ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसा होगा कि जो इस ब्लड सेल के अंदर में जो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो अब कहाँ पास होने लगेंगे, इस हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में पास होने लगेंगे। ठीक, क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, पासेस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक, तो जो यहाँ क्या होगा, इस प्लाज्मा में से, ब्लड सेल में से वो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पास होने लगेंगे, हायर कंसंट्रेशन में। तो जो आपका ब्लड सेल है वो क्या होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा, और ये जो श्रिंक होते होते श्रिंकिंग ऑफ द ब्लड सेल, दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक, और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड सेल से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकल के बाहर के सॉल्यूशन में जाते हैं, जो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर वहां पर है वहां पर पास होने लगते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है। ठीक, अब ये इतना सब हमने क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा हमने क्योंकि जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू जो हमको मेडिसिन दी जाती है, उस मेडिसिन को हम डायरेक्टली नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनका कंसंट्रेशन ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्लड सेल से ज्यादा भी हो सकता है, ब्लड सेल से कम भी हो सकते हैं। इसलिए उन जो इंजेक्शन होते हैं, इंट्रावेनियस इंजेक्शंस जो होते हैं, वो इंजेक्शंस को क्या किया जाता है, जो उनकी दवाई होती है पहले उनको सलाइन वाटर में मिक्स कर लिया जाता है, जिससे कि कंसंट्रेशन जो है उनका, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड सेल्स का और जो इंजेक्शंस के थ्रू हम मेडिसिन इंजेक्ट करने जा रहे हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाए। और जब फिर इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि ये जो दोनों ही कंडीशन, ना ही प्लाज्मोलाइसिस और ना ही हेमोलाइसिस दोनों हो पाए। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो इंजेक्शंस होते हैं, कीपिंग दिस इन व्यू, द इंजेक्टेबल मेडिसिन्स आर जनरली डिसॉल्व्ड इन सलाइन वाटर 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl बिफोर बीइंग इंजेक्ट। तो ये दोनों ही कंडीशंस, जो हेमोलाइसिस है और जो प्लाज्मोलाइसिस है, इन दोनों कंडीशन से बचने के लिए, ताकि जो पेशेंट है उसको और ज्यादा तबीयत खराब ना हो उसका, इन दोनों कंडीशन से बचने के लिए जो इंजेक्टेबल मेडिसिन होती हैं उनको हम इसमें डालते हैं, पहले उसको डिसॉल्व करते हैं सलाइन वाटर में, उसके बाद ही उनको इंजेक्ट किया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द सेल वॉल्स फ्रॉम आइदर अंडरगोइंग श्रिंकिंग और बर्स्टिंग। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको कि ये ह्यूमन बींग्स में कैसे ये
ऑस्मोसिस का यूज है, कैसे हम ऑस्मोसिस के थ्रू इस कंडीशन से बच पाए, हेमोलाइसिस से और प्लाज्मोलाइसिस से। ठीक, तो ये क्लियर है आपको कि जब ब्लड सेल्स जो होता है वो अगर लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होने लगेगा, उस लोअर कंसंट्रेटेड से वाटर मॉलिक्यूल्स ब्लड में जाने लगेंगे, जिससे कि जो ब्लड सेल्स है वो फूलने लगेंगे, स्वेल हो जाएंगे और आखिरी में फट जाएंगे। ठीक, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेमोलाइसिस बोला जाता है। और अगर ब्लड सेल्स जो है वो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं तो ब्लड सेल्स से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो पास हो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ जाने लगेंगे, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, और जो ब्लड सेल है वो श्रिंक होने लगेगा। और इसी श्रिंकिंग को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है। और इन दोनों ही कंडीशंस को ध्यान में रख के ये क्या किया जाता है कि जो इंजेक्टेबल मेडिसिन होती है उनको पहले सलाइन वाटर में डिसॉल्व कर लिया जाता है, उसके बाद इंजेक्ट किया जाता है। और आपको शायद ये पता भी होगा कि जब अगर कोई जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करता है तो बहुत ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करने से क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो जो उसके आयंस होंगे वो ब्लड सेल्स में भी डिसॉल्व होते चले जाएंगे। जब ब्लड सेल्स में डिसॉल्व हो जाएंगे तो वो ब्लड सेल्स क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन का हो जाएगा। और यही ब्लड सेल्स जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा, यही ब्लड सेल जब वाटर के कांटेक्ट में आने लगेगा तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, ब्लड सेल में चलेंगे, जिससे ब्लड सेल्स क्या हो जाएगा, फूल जाएगा और इसको हम एडिमा बोलते हैं। ठीक, इसे हम अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। ये तो इन ह्यूमन बींग्स, ये आपको क्लियर हो गया। फिर है श्रिवलिंग और रॉ मैंगोज टू पिकल। आपने अपने घर में देखा होगा कि जब आम का अचार डालते हैं तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, उसको पीस पीस करके उसको सॉल्ट वाटर में डाल के रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि जो आम है उसके अंदर जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या आ जाए, बाहर निकल जाए। वो कैसे बाहर निकलेंगे, जो अपने नमक पानी बनाते हैं उसमें नमक को डालते हैं तो उसको क्या होता है वहां पर कि जो नमक वाला जो पानी होता है उस जो वो सॉल्यूशन जो होता है उसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, और वो जो मैंगो होते हैं उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन तो उसके कंपैरिजन में लो ही होगा, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। और जो मैंगोस के जो छिलके होते हैं वो किसकी तरह वर्क करते हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करते हैं। अगर हम ऐसा समझ ले, ये हमारा मैंगो का एक पीस है, ये मैंगो का एक पीस, और इसके चारों तरफ सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा, NaCl सोडियम क्लोराइड का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये जो मैंगो होगा, इस मैंगो के अंदर जो वाटर होगा, थोड़ा बहुत तो पानी रहता ही है ना, तो वो जो वाटर होगा इस मैंगो के अंदर में वो क्या हो जाएगा, बाहर के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हाइपोटोनिक हो जाएगा। मींस जो इसका कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होने लगेगा कि इस मैंगो में से वाटर निकल के कहाँ जाने लगेंगे, बाहर जाने लगेंगे, जिससे कि ये मैंगो क्या होते जाएगा, श्रिंक होते जाएगा, सिकुड़ते चले जाएगा और ड्राई हो जाएगा, जिसको हम फिर बाद में अच्छे से यूज कर सकते हैं अचार बनाने के लिए, पिकल बनाने के लिए। ठीक, तो ये क्लियर है आपको कि आप जब भी अचार बनाया जाता है, पिकल्स बनाए जाते हैं, तो उनको पहले क्यों उस पर नमक छिड़का जाता है, ताकि नमक और थोड़ा पानी वगैरह शायद डाल दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है कि जो मैंगो है उसके अंदर जो वाटर होता है वो लोअर कंसंट्रेशन का हो जाता है, और जो बाहर जो हमने थोड़ा सा नमक और पानी डाला है वहां पर वो हायर कंसंट्रेशन का हो जाता है, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होता है। मींस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है वो, तो जिसकी वजह से यहाँ ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में लोअर कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन में जाने लगते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आम पिकल के पीसेस जो हैं उसमें से निकल जाएंगे, जिससे कि वो ड्राई हो जाएगा और उसको आप बाद में और अच्छे से यूज कर सकते हैं और मसाला वगैरह डाल के अचार बनाने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं रिवाइवल ऑफ विल्टेड फ्लावर्स एंड लिम्ड कैरोट्स। तो हम जब आपने देखा होगा कि अगर हम फ्लावर लाते हैं और उसको थोड़े देर बाहर ऐसे ही रख देते हैं, बिना सिर्फ ऐसे रखने देते हैं उसको, तो वो मुरझा जाता है। बट अगर उसी फ्लावर को आप क्या कर देते हैं, उसी फ्लावर को एक हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें डाल दिया, ठीक, यहाँ पर हमने फ्लावर डाल दिया, तो ये जो फ्लावर होता है वो फ्रेश हो जाता है। क्यों फ्रेश दिखने लगता है? वैसे ही जो कैरोट्स होते हैं, कैरेट्स जो होते हैं, उनको भी अगर खुले में रख देते हैं तो वो एक्सेस जो वाटर होता है वो उनसे निकल जाता है, तो वो ऐसे मुरझा जाते हैं। उसको भी अगर आप वाटर में रख देंगे फिर से, तो बहुत अच्छे फ्रेश दिखने लगते हैं। क्यों फ्रेश दिखने लगते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ये जो इनके जो ब्रांचेस होती हैं, जो डंडी होती है यहाँ पर, इनमें छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करते हैं, और इनके अंदर भी जो सॉल्यूशन भरा हुआ होता है जिसको हम सेल सैप बोलते हैं। तो ये जो शेल सैप होता है, ये शेल सैप क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन का होता है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होता है कंपेयर टू वाटर, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो ये हमारा वाटर है वो लोअर कंसंट्रेशन का, इसके जो फ्लावर है उसके अंदर जो उसकी डंडी है उस पर जो वाटर है, उस पर जो सॉल्यूशन है सेल सैप है, वो क्या होता है हायर कंसंट्रेशन का, तो फिर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन में चले जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ जो वाटर है वो फ्लावर में पहुंच जाता है, फ्लावर में, कैरेट में, तो उससे क्या हो जाते हैं, वो फ्रेश दिखने लगते हैं। ठीक, देख लेते हैं क्या दिया। विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव एंड रीगेन देयर फ्रेशनेस व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। Carrots get limped due to loss of water to atmosphere. However, when limped carrots are placed in water, they become fresh due to inflow of water because of osmosis. तो ये प्रोसेस भी किसकी वजह से होती है, ऑस्मोसिस की वजह से ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वेलिंग ऑफ टिश्यू इन पीपल कंज्यूमिंग मोर सॉल्ट। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, वही रीजन है यहाँ पर, जो जिसे मैंने एडिमा भी बोला था, एडिमा डिजीज। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ब्लड शेल, जो पर्सन है वो ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करता है, ज्यादा सॉल्ट लेता है, तो वो सॉल्ट क्या होगा, जो उसमें सोडियम आयंस होंगे वो ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड शेल्स में जाएंगे। अब ब्लड शेल्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड शेल का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। और अगर ब्लड शेल जो बॉडी में वाटर होता है उसके कांटेक्ट में अगर आता है, तो वो क्या करेगा, जो वाटर है वो वाटर फ्लो होकर किस में चले जाएगा, ब्लड शेल में चले जाएगा, जिससे ब्लड शेल्स क्या हो जाएंगे, फूलने लग जाएंगे, स्वेल करने लग जाएंगे, और इस कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, एडेमा बोला जाता है। ठीक, तो ये भी ऑस्मोसिस की वजह से हुआ। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मीट। तो जो मीट्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे सॉल्ट छिड़क दिया जाता है, उनको प्रिवेंट करने के लिए, बैक्टीरियल एक्शन से बचाने के लिए। तो ये होता कैसे, जब आप मीट के ऊपर सॉल्ट छिड़क देते हैं तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, मीन्स वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, और जब जो बैक्टीरिया अगर उसके ऊपर आती है तो उसके जो बॉडी होगी उसका कंसंट्रेशन इस मीट के कंसंट्रेशन से कम होगा, जिससे बैक्टीरिया से जो वाटर है वो किस में आ जाएगी, मीट में आ जाएगी, और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, वहीं पर डेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जो मीट है वो खराब नहीं हो पाता और फ्रेश रहता है। ठीक, तो द प्रिवेंशन ऑफ मीट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन इज डन बाय सॉल्टिंग इट। सिमिलरली जो फ्रूट्स होते हैं उनको शक्कर में डाल के रखा जाता है, कैंडीज में। सिमिलरली फ्रूट्स आर प्रिजर्व्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल बाय एडिंग शुगर। तो वहां पर शुगर डालने से भी वो कंसंट्रेशन उनका हाई हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। तो जब बैक्टीरिया उसके सरफेस पर आती है तो वहां ऑस्मोसिस का प्रोसेस होने लगता है, मींस बैक्टीरिया में से जो के पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहाँ आने लगते हैं, मीट में या जो फ्रूट्स हैं उसमें आने लगते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया श्रिंक हो जाती है और मर जाती है। Adding sugar, the bacteria on salted meat or on a candied fruit loses water through osmosis, shrivels and ultimately die. बैक्टीरिया ही खत्म, तो बैक्टीरिया खत्म तो मीट तो फ्रेश रहेगा ही ना, प्रिजर्व तो रहेगा ही।
नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स होती हैं वो वाटर को ऑब्जर्व कैसे करती हैं। तो जो आपने प्लांट्स देखा होगा, उसके जो प्लांट्स हैं उस प्लांट्स के रूट्स, इस प्लांट के रूट्स में क्या होते हैं, बहुत सारे जो पोर्स होते हैं, और ये उनके बीच में एक साइटोप्लास्टिक ऐसा कुछ नाम है, मुझे वो अचानक से याद तो नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये जो प्लांट्स होते हैं अपने रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यहाँ पर जो ये प्लांट्स होते हैं, इस प्लांट में बहुत सारे पोर्स बने होते हैं और इसमें एक मेम्ब्रेन होता है जिसको शायद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, और साथ ही ये जो प्लांट्स होते हैं उनके जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज में भी एक लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को बोला जाता है सेल सैप। ये जो फ्लूइड होता है वो वाटर के कंपैरिजन में हायर कंसंट्रेशन का होता है, ये हाइपरटोनिक नेचर का होता है। ठीक, हाइपरटोनिक नेचर का होता है। तो ये क्लियर हुआ आपको। जो प्लांट्स होती है उस प्लांट्स में मेम्ब्रेन भी होता है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो प्लांट्स है उसके अंदर भी कुछ फ्लूइड्स होता है, उनके टिश्यू के अंदर में जो फ्लूइड्स होता है, ये फ्लूइड्स कैसे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल सैप बोला जाता है। ये जो सेल सैप होता है वो हायर कंसंट्रेशन का होता है कंपेयर टू वाटर, मींस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वाटर क्या हो गया, लोअर कंसंट्रेशन का हो गया, और ये जो सॉल्यूशन है वो हायर कंसंट्रेशन का हो गया। तो यहाँ पर फिर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। ऑस्मोसिस मीन लोअर कंसंट्रेशन से वाटर कहाँ चले जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन में चले जाएंगे, और इस प्रोसेस ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ही थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स ड्यू टू osmosis because the cell sap in the roots hair shells has higher osmotic pressure than that of soil water। ठीक, ये क्लियर हो गया कि जो सेल शेप होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, मींस उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। जो सॉइल वाटर होता है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा सेल शेप के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या होने लगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होने लगा, मींस जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ जाने लगेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाने लगेंगे, और इसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब लास्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना रिवर्स ऑस्मोसिस। एक सेकेंड रुकिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है? अब ऑस्मोसिस तो आपने जान लिया, ऑस्मोसिस मींस सॉल्वेंट पासेस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल membrane। osmotic pressure भी जान लिया, the excess pressure is applied on the surface of a solution to prevent the passage of solvent molecules through it by a semi permeable membrane। तो जो सॉल्वेंट को पास होने से रोकने के लिए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जितना एक्सेस प्रेशर लगाया जाता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो हम जब ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करते रहते हैं तो ये जो प्रेशर, हम जितना प्रेशर अप्लाई किया, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना प्रेशर अप्लाई किया वहां तक आपने प्रेशर लगा लिया कि उससे फिर क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्यूशन में आना बंद हो जाएंगे, मींस ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा प्रेशर भी और अप्लाई किया, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, जो सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर उससे अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन में
जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्योर सॉल्वेंट में आ जाएंगे। मींस यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस चालू हो जाएगा। मींस अब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं हायर कंसंट्रेशन से कहाँ आने लगेंगे, लोअर कंसंट्रेशन पर। कब? जब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है कि जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूशन में, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्योर सॉल्वेंट में आने लगते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन is greater than the osmotic pressure, then solvent start passing from solution into solvent. This is called reverse osmosis. ठीक, क्लियर है आपको? The pressure applied on the solution is greater than the osmotic pressure, then solvent start passing from solution into solvent. This is called reverse osmosis। और reverse osmosis का यूज प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर में किया जाता है। सी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। देखते हैं कैसे होता है। ये जो सॉल्ट वाटर मींस ये सी वाटर है, इसमें ये कंटामिनेशंस दिख रहे होंगे आपको जो आप सॉल्यूट की तरह अज्यूम कर सकते हैं, ये जो सर्कल्स में दिख रहे हैं, और ये फ्रेश वाटर साइड है। जब इसमें ऑस्मोटिक इस साइड पर, सॉल्यूशन साइड, और ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जब आप इस सॉल्यूशन साइड पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जो ये सी वाटर है, इस सी वाटर में से जो सॉल्वेंट प्योर वाटर जो होगा, जो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास करके इधर प्योर वाटर के साइड पे आने लगेंगे, जिससे हमारा जो सी वाटर है उसका प्योरिफिकेशन हो जाएगा। ये क्लियर है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, द प्रेशर, इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन इनटू सॉल्वेंट। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो वहां पर जो सॉल्यूशन में से प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो पास होने लगते हैं सॉल्वेंट साइड पर, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहा था, बट अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर दिया तो सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेंगे। इसे बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसका यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ सी वाटर में। कैसे यूज करते हैं, जब आप सी वाटर को इधर सॉल्यूशन साइड पे लेंगे, उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, और तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सी वाटर में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, जो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वो पास होकर किसमें चले जाएंगे, इस साइड पर आ जाएंगे, फ्रेश वाटर साइड पर, और जो सी वाटर है वो प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे।